आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 29 जुलाई है आज। आप आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं। मैं आपका होस्ट नितिन ठाकुर। खबरें कई हैं, सभी आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ बातों पर हम थोड़ी गहराई में बात करते हैं। वो कौन सी हैं बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा नीति पर आज बोले हैं। क्या बोले और क्या मायने निकले बात होगी। फिर कोरोना से मौत के आंकड़ों के पैटर्न पर थोड़ी बात जरूर करनी है, क्योंकि WHO ने कहा है कि दुनिया भर में मौत की दर 21% तक बढ़ चुकी है। तो क्या यह तीसरी लहर का इशारा है? सोचकर ही डर लगने लगा है। संसद की कार्रवाई का जिक्र करेंगे। आज क्या नया हंगामा हुआ जानेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। वहीं नई एयरलाइंस आ रही है देश में। एविएशन सेक्टर के ही नहीं बल्कि आम लोग भी बहुत उत्सुक हैं इसे लेकर, क्योंकि ये सस्ते टिकट दिया करेगी, ऐसा दावा है प्रमोटर्स का। तो सवाल है कि कोई एयरलाइंस पेंडेमिक के दौर में, और जबकि एयरलाइंस का धंधा ऑलरेडी मंदा है, तब सस्टेन कैसे करेगी। खैर, एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला लिया है। इनमें से 6 ऐसी हैं जो या तो चोरी हुई हैं या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई है। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनमें से एक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है और इस टीम में बोकारो डीआईजी और एसएसपी धनबाद को भी शामिल किया गया है। देश के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कल से 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमा खोलने की छूट मिल चुकी है। तेलंगाना में आईटी कंपनी कॉग्निजेंट इस साल 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पर इसके कर्मचारी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। कंपनी के पास 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि तालिबानी कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि वो आम नागरिक है। इमरान ने ये बात अमेरिकी न्यूज़ चैनल PBS को दिए एक इंटरव्यू में कही है। इसी चैनल से बातचीत में इमरान ने कहा था कि अफगानिस्तान में सारी गड़बड़ अमेरिका ने की है। और बॉक्सर मैरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया इंग्रिड वेलेंसिया ने 3-2 से हराया। पहले राउंड में वेलेंसिया के पक्ष में 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाया। यही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। मैरी कॉम को इसी बढ़त की वजह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मैरी कॉम ने बाकी बचे दोनों बाउट जीते, पर यह मैच जीतने के लिए काफी नहीं था। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुए आज 1 साल हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। कहा कि नई शिक्षा नीति किसी भी तरह के प्रेशर से मुक्त है। डिजिटल लर्निंग की बात करते हुए बोले कि ऑनलाइन लर्निंग अब इस देश के लिए न्यू नॉर्मल है, यानी कि एक सामान्य बात है। और कस्बाई ग्रामीण इलाकों के युवा भारत को नई पहचान दे रहे हैं, और इसलिए भी है क्योंकि नई नीति के मुताबिक छात्र अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, कोई भी कोर्स छोड़ सकते हैं। हमने आपने दशकों से ये माहौल देखा है, जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत आए, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ये जानकारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है कि देश की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स स्थापित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सांस्कृतिक और स्थानीय भाषा में विषयों की पढ़ाई को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, वो सुनिए। पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति की खूबियां तो पीएम मोदी ने खूब बताई, लेकिन जो बातें कही गई वो असल में कितना इंप्लीमेंट हो पाई, असल बात तो यही है। ब्लूप्रिंट के साथ एक साल में हम कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचना भी बाकी है। तो ये सब जानने के लिए हमने बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में फैकल्टी मेंबर और एजुकेशनलिस्ट नवनीत शर्मा से। देखिए, किसी भी पब्लिक पॉलिसी को लेकर या किसी देश की एक शिक्षा नीति को लेकर 1 साल का समय बहुत छोटा समय है। अगर आप ये देखना चाहें, खुद सरकार ने ये कहा है जब ये शिक्षा नीति बनी कि 2040 तक वो इस शिक्षा नीति को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगी। तो इस पर बहुत रोचक विमर्श नहीं बन पाया। जो आप देखें कि अगर विश्वविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में अगर एकल प्रवेश परीक्षा होने लगे तो वो उस शिक्षा के स्वरूप को बदल देगा, और तो वो हम नहीं कर पाए। या आप देखें कि हमारा जो भी जोर रहा वो ऑनलाइन लर्निंग को लेकर जो रहा, तो जो ब्लेंडेड लर्निंग की बात है इस पॉलिसी में, जिसमें यह कहा गया है कि 70 और 30% या 50% ऑनलाइन पढ़ा जाए, 50% ऑफलाइन पढ़ा जाए, तो पिछले साल तो लगभग हम सब कुछ ही ऑनलाइन पढ़ते रहे। तो उस ब्लेंडेड लर्निंग का भी वो स्वरूप आप देखें तो नहीं उभर पाया। तो अगर आप कुल देखें तो ये पूरे संक्रमण के कारण और इस पॉलिसी की अपनी गंभीरता और गहनता के कारण 1 साल में अगर हम ये सवाल पूछने लगे कि शायद इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ, कुछ जल्दबाजी का सवाल होगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ। वो इतनी जल्दी आप उसे धरातल पर उतरता हुआ, मतलब आप सीधे सांकेतिक तौर पर नहीं कह सकते। तो इस पॉलिसी के आने से और बदलने के बीच में बहुत सारी कवायद होनी बाकी थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन का आना बाकी था। यह सरकार ने, आपको शायद एक दस्तावेज पता लगे कि सरकार ने एक सार्थक नाम से एक दस्तावेज बनाया था। फिर इस साल में शिक्षा मंत्री बदल गए, तो शायद बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपनी एक निरंतरता मिलनी चाहिए थी, वो निरंतरता की कमी बहुत रही। तो फिलहाल ये पूछना कि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या 1 साल में हमने किया, बहुत जल्दी का सवाल होगा। नवनीत जी, ये सही है कि 1 साल किसी पॉलिसी के लिहाज से बहुत कम वक्त होता है, लेकिन फिर भी पहला साल फाउंडेशन के लिहाज से कितना अहम था? देखिए, महत्वपूर्ण होता है कि आप उस विषय पर विमर्श कैसे पनपता है, शिक्षा नीति को लेकर क्या विमर्श पनपता है। शिक्षा नीति को लेकर तमाम सुझाव आए सरकार के पास। सरकार ने उसको कई तरह से उन सुझावों को उन पर काम करने की, अमल करने की कोशिश की। अब विश्वविद्यालयों में इसके लिए यूजीसी शायद एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी, जो ये देखेंगे कि इस शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। तो अभी तो ये सारी प्रक्रियाएं, कमेटी बनना, नोडल अधिकारी का चुना जाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के, मतलब आप कहें कि अभी तो दादुर के दांत निकल रहे हैं, मतलब अभी तो दांत निकल रहे हैं। तो अभी इट्स फीडिंग स्टेज। तो अभी तो इस पॉलिसी के मतलब दांत निकलने शुरू हुए हैं। बहुत सारी स्टीयरिंग कमेटीज बनेंगी। अभी बहुत सारे संस्थान जो इस पॉलिसी में सजेस्ट किए हैं, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी तो सरकार उसी का प्रस्ताव नहीं लाई है। सरकार खुद एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनाकर उसमें यूजीसी और एआईसीटीई और ये तमाम जितनी अन्य बॉडीज हैं उनको मिलाकर एक बड़ी संस्था बनाना चाहती थी। अभी तो सरकार खुद ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट उसको लेकर नहीं कर पाई है। तो इसलिए अभी तो दीज आर सम ऑफ द बिगिनिंग इश्यूज विद द पॉलिसी which are being handled at the government level also.
अच्छा नवनीत जी, स्कूल रीओपनिंग के सवाल पर बड़ा असमंजस बना हुआ है। स्कूल बंद रखने चाहिए या खोल देने चाहिए, क्या ज्यादा नुकसान कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सवाल इतने आसान नहीं होते हैं कि जिस पर एक हाँ और ना जैसा वस्तुनिष्ठ कर दिया जा सके कि हाँ साहब स्कूल खोल दिए जाएं या स्कूल ना खोले जाएं। इनको लेकर एक गहन विमर्श हमेशा से समाज में रहता ही है। अब जैसे मैं केवल अब्राहम मैस्लो ने एक क्रम दिया कि हम लोग पहले अपने भूख को मिटाते हैं, फिर अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, और फिर तीसरे क्रम में कहीं जाकर आप जीवन में प्रगति या विकास की बात करते हैं, तब ये शिक्षा का सवाल खड़ा होता। या अगर हम बहुत सारे नियमों के पालन की ही अपेक्षा विद्यार्थियों से करते हैं कि हम एसओपी बनाकर स्कूल खोल दें। आप स्कूल के विद्यार्थियों को देखें, जब वो स्कूल में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे या लगातार हाथ धोते हैं। आप स्कूल के बच्चों के हुजूम को देखिए, वो गलबहियां डाले धौल धप्पा करते आपको दिखाई देंगे। आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के प्रोटोकॉल, और ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है जो हम सबके समय में आया, आप उस व्यवहार के लिए हम तैयार नहीं है। और लंबे समय तक रहने वाला है, वो कितने वेव्स होंगे, कितने वो उसकी कंसर्न्स क्या होंगे। तो दीज आर सम कॉम्प्लेक्स इश्यूज व्हिच वी नीड टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट एट सम सीरियस गवर्नमेंट लेवल। शुक्रिया नवनीत। लेकिन स्कूलों को खोलने को लेकर जो है एक नई बहस शुरू हो गई है। केंद्र ने तो गेंद राज्यों के पाले में लुढ़का दी है कि भाई अपना अपना फैसला आप खुद ले लीजिए। कल दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया पर आम लोगों से इसके बारे में राय मांगी है। इस बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने एक सर्वे भी करवा दिया। इसमें देश के 361 जिलों के 32,000 अभिभावक शामिल हुए। इनमें 48% तो ऐसे थे जिन्होंने साफ कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगने तक हम स्कूल नहीं भेजना चाहते। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में 43,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे ज्यादा हालत खराब है केरल की। 22,000 लोग संक्रमित हैं, जो देश भर के कुल आंकड़े का आधा है। केंद्र सरकार ने केरल एक टीम भेजने का फैसला किया। केरल सरकार ने राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। केस जिस तरह से बढ़े हैं, उससे अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये शायद तीसरी लहर की आहट हो। इस सब के बीच जैसा मैं कह रहा था कि स्कूल खोलने या ना खोलने पर बहस चल रही है। वैसे इंडोनेशिया की बात बता दूं, जहां हफ्ते भर में करीब 100 बच्चे कोरोना से मारे गए, इनमें 5 साल के बच्चे भी शामिल हैं। ये साफ साफ उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जिसमें कहा यह गया था कि बच्चे कम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी चिंता WHO ने जताई है। उसके मुताबिक करीब 21% मौत के मामले हफ्ते भर में बढ़े हैं दुनिया भर में। हमने डेली केसेस और पॉजिटिविटी रेट पर आपको लगातार अपडेट किया है और आज बात करेंगे मौत के आंकड़ों पर। पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर हमारे डेथ रेट का पैटर्न कैसा रहा और आगे आने वाले ट्रेंड को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है ये समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये तीसरी लहर की तरफ इशारा है। हमने बात की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। सबसे पहली बात है कि हालांकि भारत में जो नए डेली केसेज हैं उनकी संख्या गिर गई है। पहले 4 लाख से अब घटकर करीब 40,000 केसेज प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो मृत्यु दर है या डेली रिपोर्टेड डेथ्स हैं उनकी संख्या में उतना कमी नहीं आया है। 500 से 1,000 के बीच में केसेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इसका वजह यह है कि जब मृत्यु दर कम होने लगती है तो अधिकतर स्टेट ऑनेस्टली वो रिपोर्टिंग करने लगते हैं और उसकी वजह से मृत्यु की दर की अधिक नजर आती है। दूसरी बात हमें याद रखना होगा कि जब पहली लहर की तुलना में देश में जब दूसरी लहर में मृत्यु दर देखा जाता है तो कुछ अधिक मृत्यु दर इस लहर में पाई गई, जो पैटर्न सारे राज्यों में रहा है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि जो जिस तरह की लहर थी और जो स्वास्थ्य सुविधाएं पर जो असर पड़ा था उसकी वजह से और ओवरऑल केसेज जितने रिपोर्ट हुए थे उसके हिसाब से मृत्यु दर अधिक रही है। लेकिन हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि भारत में करीब 1.4% के जो मृत्यु दर है वो दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अच्छा ये बताइए, ग्लोबली भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है और बाकी देशों के मुकाबले क्या हाल है? जब भी कोई महामारी होती है तो यह एक सच्चाई है कि जो डेथ रिपोर्ट की जाती हैं वो वास्तविक डेथ की तुलना में कुछ कम होती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई के महीने में एक रिपोर्ट में कहा था कि
जो वास्तविक मृत्यु सारी दुनिया में रिपोर्ट की जा रही हैं वो 2 से 3 गुना अधिक हो सकती हैं। तो एस्टिमेटेड डेथ्स 2 से 3 गुना होंगी जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं। उसी तरह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी इस बात पर एनालिसिस कर चुके हैं और उनका मानना है, उनके एस्टिमेट्स कहते हैं कि जो विकसित देश हैं जहां पर डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर है वहां पर 1.5 गुना से 2 गुना तक हो सकती हैं। भारत के लिए अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 3 गुना जो ऑफिशियली रिपोर्टेड डेथ्स होंगी। भारत में भी कई सारे जर्नलिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और अन्य एक्सपर्ट्स ने अलग अलग एनालिसिस किए हैं और उनका कहना है कि वास्तविक मृत्यु की संख्या कोविड-19 के कारण देश में 4 से 10 गुना हो सकती है। तो वास्तविक मृत्यु की संख्या देश में करीब 4 से 10 गुना हो सकती है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि देश में जो डेथ स्टैटिस्टिक्स हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उन पर नए अनुमान लगाने की जरूरत है। जब सेंसस होगा तो उससे आंकड़े उभर कर आएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जो भी वास्तविक मृत्यु की संख्या जो ऑफिशियली रिपोर्टेड मृत्यु है उससे अधिक ही निकलेगी। ये सारी दुनिया के लिए सच है और भारत में इसमें कोई अलग बात नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर, मौतों के आंकड़ों की जब भी बात होती है ये सवाल जरूर उठता है कि अगर अब मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वास्तविक डेटा कितना बढ़ा होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें याद रखना होगा कि जब भारत में दूसरी लहर चल रही थी तो दुनिया में जितने भी केसेज आते थे और डेथ्स आती थी उनके करीब 1/3 तक भारत से आने लगे थे। लेकिन अब हम देख चुके हैं कि करीब 6 लाख के करीब प्रतिदिन नए केसेज दुनिया भर से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन भारत का उसमें योगदान 7 से 8% के करीब है। उसी तरह जो मृत्यु दर बाकी दुनिया में बढ़ रही है लेकिन भारत का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है मृत्यु दर में काफी कम है। तो इन दोनों बातों के हिसाब से फिलहाल भारत में तो उतनी लहर नहीं है, लेकिन देखा गया है कि दुनिया भर के स्तर पर कि 21 जून पर एक समय जहां 3,70,000 केस सारी दुनिया में रिपोर्ट किए जा रहे थे वो बढ़ते बढ़ते अब अपवर्ड जा रहे हैं, चाहे नए केसेज हों या नई मृत्यु डेली रिकॉर्डेड डेथ्स हों, दोनों ही बढ़ रही हैं। इसलिए ग्लोबल स्तर पर यह माना जा रहा है कि सारी दुनिया में एक तीसरी लहर आने लगी है। उसकी मुख्य वजह यह भी है कि काफी सारे देश जिनमें पहले या तो इन्फेक्शन नहीं हुआ था जहां पर डेल्टा वेरिएंट रिपोर्ट नहीं किया गया था, उन देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से नई लहर आ गई है और केसेज बढ़ रहे हैं, जैसे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, साथ में यूके, यूनाइटेड स्टेट्स में भी केसेज बढ़ रहे हैं। तो दुनिया के स्तर पे तीसरी लहर चल रही है जिसमें नए केसेज की संख्या बढ़ रही है और साथ में हर दिन आने वाले नए मृत्यु के केसेज की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन भारत में फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है। लेकिन यह बात हमें याद दिलाती है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई नया वेरिएंट इमर्ज करता है तो यह सिर्फ समय की बात है कि दूसरे किसी भी हिस्से को प्रभावित कर दे। इसलिए भारत को भी सजग रहने की जरूरत है। बात अब संसद की। बिना रुकावट या बिना शोर शराबे के कामकाज चल नहीं पा रहा वहां। आज 9वां दिन था, कुछ बिल पेश हुए, कुछ पारित हुए, लेकिन चर्चा में रहा हंगामा। कार्रवाई शुरू होते ही आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मेंबर्स को चेतावनी भी दी। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबकी ये विश्वास भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने बिहार की गरिमा पर हमला किया है। उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं,
उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और तो संसद में आज दिन भर क्या क्या घटा, सरकार विपक्ष में किस तरह की तकरार हुई, ये सब विस्तार से बता रहे हैं इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और दिन जो है लगभग एक तरह से कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलनी चाहिए वो नहीं चल पाई। और ये कहा जा सकता है बड़े आराम से कि सड़क की जो राजनीतिक रंजिशें हैं वो संसद और संसदीय समिति तक पहुंच गई है। और उसके तहत अगर कल काफी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर के जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है वो काफी खासा नाराज थे, जिस तरह से कागज फेंके गए, कागज फाड़े गए। तो जब आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई, खेद जताया कि पार्लियामेंट्री संसदीय मर्यादाएं ये नहीं कहती हैं कि ऐसी चीजें हों। और उस पे एक स्वर मिलाते हुए अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं लोकसभा में, उनका कहना था कि ये बात बिल्कुल सही है। सभी जितने सांसद इस हाउस में हैं वो अध्यक्ष का सम्मान करते हैं और अध्यक्ष के पद की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि सरकार की तरफ से कुछ मामलों पे जो जिन पे विपक्ष बहस चाहता है, बातचीत चाहता है, डिबेट चाहता है, उस मुद्दे पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। इधर प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि ये पूरा मामले पे विपक्ष हठधर्मी पे है और वो सरकार तो हर मामले पे बहस के लिए तैयार है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा जो होते हैं, यानी जिनको ऐसे एजेंडा जिनको की पैदा करके बनाया गया विपक्ष के द्वारा, तैयार किया गया है, उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गतिरोध संसद में बना हुआ था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। उधर दूसरी तरफ राज्यसभा में एक पहल हुई कि पीयूष गोयल, जो कि नए लीडर ऑफ द हाउस हैं, सदन के नेता हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम फ्लोर लीडर जिनको कहते हैं, यानी सभी दलों के जो नेता हैं राज्यसभा में, उसमें उनसे जाकर के बातचीत करी और गतिरोध को तोड़ने की कोशिश करी। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक पैटर्न बन रहा है कि विपक्ष आकर के कुछ मुद्दों पे सरकार को ताबड़तोड़ प्रेशर डालता है, कुछ दिनों तक हाउस गिराने की कोशिश करता है, और तब सरकार शुरू में तो अपनी बात पे अड़ी रहती है, शोर शराबे में बिल पास करती है, लेकिन फिर एक धीरे से कोशिश करती है और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल में आने लगती है। तो क्या ऐसा फिर से इस बार होने वाला है? लेकिन इसका मतलब यह है कि कुछ दिन, अगर 10 दिन भी अगर पार्लियामेंट की सिटिंग खराब हो जाती है तो उससे जनता का नुकसान है और जनता के पैसे का नुकसान है। एक गौरतलब बात और हुई है कि संसदीय समिति जो कि मिनी पार्लियामेंट होती हैं, जहां यूजुअली पार्टी लाइन पे झगड़े नहीं हुआ करते थे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो संसदीय समिति है उसमें झगड़ा बढ़ गया है। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि शशि थरूर डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं करते, वो एजेंडे को पहले रिलीज कर लेते हैं, मनमाने टाइम पे मीटिंग बुलाते हैं, जबकि शशि थरूर साहब का कहना है कि बीजेपी के लोग वॉकआउट करते हैं और लोग मीटिंग में नहीं थे। मैं ये कहूंगा कि ये जो झगड़े जिस तरह से संसदीय समिति तक पहुंच रहे हैं, इसमें संसद के जो दोनों सदन हैं उनके नेताओं को कहीं ना कहीं बड़े पार्टी के नेताओं को बुला के बातचीत करनी होगी, क्योंकि इस तरह से झगड़ों का बढ़ना पार्लियामेंट या संसद की हर गतिविधि पे आने वाले दिनों में असर डालने वाला है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जल्द ही नई एयरलाइन कंपनी खोलने वाले हैं। इस वेंचर में वो करीब 260 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगले 4 साल में कंपनी अपने बेड़े में 70 एयरक्राफ्ट्स शामिल कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। और खुद झुनझुनवाला ने बताया कि उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 40% होगी।
अगले 15 दिनों में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। प्लान यह है कि लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू की जाए और इसका नाम रखा गया है आकाशा एयर। सवाल ये उठ रहा है कि पहले से मंदी के मारे और कोरोना में जमीन पर आए इस सेक्टर में नई एयरलाइंस कंपनी उड़ान कैसे भरेगी? कहीं हाथ जलाने वाला फैसला तो नहीं है? हमने पूछा बिजनेस टुडे के लिए एविएशन इंडस्ट्री कवर करने वाले जर्नलिस्ट मनु कौशिक से। देखिए, एयरलाइन सेक्टर जो है बड़ा साइक्लिकल सेक्टर होता है। साइक्लिकल सेक्टर में लार्जली होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सेक्टर में बहुत सारे कारण होते हैं और मुख्यतः कारण जो ये अप्स एंड डाउन्स का होता है कि फ्यूल प्राइस जो होते हैं वो इंटरनेशनली लिंक्ड होते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको पता होगा, तो जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं ग्लोबली, तो उस हिसाब से एविएशन इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। लगभग 30 से 40% जो होता है टोटल कॉस्ट जो होता है एयरलाइन कंपनी का होता है, वो एक सिर्फ तेल का ही खर्चा होता है। तो आप देखिए कितना ज्यादा इंडिपेंडेंस होती है इनकी तेल के ऊपर। खैर, विजय माल्या का जो एग्जांपल है वो थोड़ा हटके अलग है, इस कारणों से उनकी कंपनी नहीं डूबी। लेकिन मुख्यतः जो ग्लोबली देखा गया है ट्रेंड की एविएशन कंपनीज जो है वो इसी वजह से ही डूबती हैं कि वो इस साइकिल को, जब डाउन साइकिल आती है, इसको वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाती और उसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत खराब हो जाती है। अब बात करते हैं झुनझुनवाला जी की, जो उन्होंने एक नई एयरलाइन कथित रूप से लॉन्च करने का घोषणा की है। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, देखना पड़ेगा कि झुनझुनवाला जी ये आउट ऑफ द ब्लू डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 2-2.5 साल पहले जब इंडिगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इन्वेस्टर कॉल होती थी, तो उसमें झुनझुनवाला जी खुद अटेंड करते थे। तो अक्सर मैंने देखा है और सुना है उनको सवाल पूछते हुए इंडिगो की मैनेजमेंट से। तो उनके दिमाग में ये जो फितूर, मैं कहूंगा कि काफी समय से चल रहा था कि उनको या एयरलाइन इंडस्ट्री में या तो पैसा लगाना है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त इंडिगो में पैसा लगा रखा था, या फिर उन्होंने ये अपनी एयरलाइन स्टार्ट करने का फैसला किया है। इसमें बहुत सारे केविएट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा केविएट ये है, अगर आप ट्रैक करते होंगे सेक्टर को, तो आप समझ जाएंगे कि ये निर्णय जो है वो चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, जिनको कहते हैं कि मतलब वॉरेन बफेट, जिनको देख के ही मतलब इंडिया के झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है। तो वॉरेन बफेट ने आज से 1.5-2 साल पहले एयरलाइन कंपनीज में बहुत पैसा लगाया था। उनको भी यही उम्मीद थी कि एयरलाइन कंपनीज के स्टॉक जो है वो बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये डाउनटर्न आया, आपका पेंडेमिक से जो डाउनटर्न आया पिछले साल मार्च अप्रैल में, जैसे कंपनी का बुरा हाल हुआ, तो वॉरेन बफेट तक ने अपना पैसा जो है एयरलाइन कंपनी से लॉस में निकाल लिया था। उनको ये समझ में आ गया था कि उनका ये डिसीजन जो है एयरलाइन कंपनी में पैसा लगाने का, वो डिसीजन बहुत मतलब ठीक नहीं है। तो अब देखिए, इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर की भी चूक हो सकती है, तो झुनझुनवाला जी भी मतलब कोई अलग नहीं है। मनु जी, झुनझुनवाला के साथ इस प्रोजेक्ट में एविएशन इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज शामिल हैं, जैसे इंडिगो के एक्स प्रेसिडेंट हैं आदित्य घोष, जेट एयरवेज के एक्स सीईओ हैं विनय दुबे, जेट एयरवेज के प्रवीण अय्यर हैं, गो एयर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट आनंद श्रीनिवासन हैं, जो यहाँ सीटीओ हो सकते हैं, और अमेरिका की पार कैपिटल मैनेजमेंट और होम स्टे एग्रीगेटर एयरबीएनबी इसमें निवेश करने जा रही है। तो ये टीम आपको कैसी लग रही है? बिजनेस मॉडल कैसा लग रहा है? देखिए, आजकल मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है कि पैसा उठाना एक बड़े नाम झुनझुनवाला जैसे बड़े नाम के लिए मुश्किल नहीं है। स्टॉक मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई है। और टैलेंट की बात करते हैं, जैसे आपने नाम लिए 2-3, आदित्य घोष, विनय दुबे, तो अगेन हाँ, एयरलाइन इंडस्ट्री में टैलेंट की शॉर्टेज हमेशा से रहती है। तो ये एक मतलब अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने पहले ही अपने बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, जो उनकी एयरलाइन चलाएंगे, वो सीनियर मैनेजमेंट को उन्होंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया है। हमें नहीं पता कि हायर किया नहीं किया, बट शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन मैं कहूंगा कि टैलेंट और मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में, जो कि उसकी सक्सेस, एयरलाइन की सक्सेस को बहुत ज्यादा तरीके से डिटरमाइन करती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो तो अपने हाथ में देखो होते नहीं है, वो ग्लोबली किस हिसाब से प्राइस चलता है उसी हिसाब से वो एयरलाइन कंपनी को तेल खरीदना पड़ता है, तो वो अपने हाथ में। लेकिन 2 इससे अलग हटके जो सबसे बड़े की फैक्टर्स जो हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो एयरलाइन कंपनी जो है वो अच्छा करती हैं, एक सबसे बड़ा कारण होता है जहाज का, कि आपको किस प्राइस में जो है जहाज मिलता है। आज के टाइम पे जैसे हम खड़े हैं, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री की हालत है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी,
तो जहाज जो है आज के टाइम में उनकी लीजेस जो है, जैसे किराए पे जहाज मिलते हैं, तो वो उनकी जो किराया है वो कम हो गया है, क्योंकि मार्केट में डिमांड जो है वो जहाजों की कम हो गई है। तो ये एक चीज जो है वो बहुत बड़ी फेवर में रहेगी झुनझुनवाला जी के, कि जहाज जो है वो उनको कम सस्ते दामों पर लीज पे मिल सकते हैं। फिलहाल वक्त हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले बता दूं कि पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है। इस नए एपिसोड में 2 मशहूर साइंटिस्ट हैं और दोनों का पसंदीदा टॉपिक है यूएफओज और एलियंस। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पढ़ाकू नितिन जरूर सुनिएगा और फिर हमें मेल कीजिएगा radio@aajtak.com पर। आज दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।